तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ठीक है, आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं और साथ साथ पढ़ेंगे प्लेन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन का। सबसे पहले स्क्यू लाइंस के बारे में जान लीजिए क्या होती हैं, ठीक है। स्क्यू लाइंस होती हैं नॉन कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। दे आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ठीक। मतलब आप ये समझ लो कि एक लाइन इस तरह से जा रही है, सपोज एक प्लेन है ये, ठीक है, फ्लोर के ऊपर से जा रही है एक लाइन, और एक लाइन ऐसे जा रही है कहीं, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही और एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर वो कॉन्सेप्ट आता है कि उन दोनों लाइन के बीच का, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, क्या होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसमें कई सारे कंसेप्ट लग रहे हैं जो पिछले हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट भी लगेगा और थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, तो फिर आप आराम से इजी गोइंग हो जाएंगे इसके साथ में, ठीक है। एक लाइन ऐसे जा रही है, ये दो स्क्यू लाइंस बना रहा हूं मैं, और एक लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है। दिस इज L1 या दिस इज L2 एंड दिस इज L1, ठीक है। ये दो स्क्यू लाइंस है, वी हैव टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। अब इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, जो सबसे कम दूरी वाला जो डिस्टेंस होगा वो, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन आप कुछ मान लीजिए, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन हमने मान लिया R इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2, ठीक है। और इस वाली लाइन का इक्वेशन मान लिया A1 प्लस लैम्डा B1। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लाइन का इक्वेशन निकालते कैसे हैं, ठीक है। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ एनी लाइन, ठीक है, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। सपोज इस पे एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, S, और इस पे एक पॉइंट ले लीजिए T, ये दो पॉइंट ले लिए, ठीक। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो A1 है और इसका पोजीशन वेक्टर A2। तो पोजीशन वेक्टर मैं यहां पे आपको समझा दूं क्या होते हैं, कि जो इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है वो वाला वेक्टर, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूंगा इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दिस मस्ट बी A1, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दिस मस्ट बी A2। यानी कि ओरिजिन के रेफरेंस में इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो A1 है और इसका पोजीशन वेक्टर A2 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो B2 है, B2 और ये B1 जो है, जब हम लाइन का इक्वेशन बनाते थे तो हम ये भी बताते थे वहां पर कि B1 और B2 क्या चीज है। B1 एक पैरेलल लाइन होती थी, ठीक है। एक लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए सपोज इसका मुझे लाइन का इक्वेशन L1 बनाना है, तो B1 जो है इसकी पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल बनेगा। ऐसी इसकी जो पैरेलल लाइन होगी वो B2 बनेगी। बात समझ में आ रही है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा होता है परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर। तो एक तो लाइन हो गई हमारी ये, ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यानी कि सपोज एक लाइन है यहां पे PQ, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है टू बोथ दी लाइंस, तो दिस मस्ट बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब यहां पे कंसेप्ट शुरू होता है कि जो जगलिंग हो रही है किताब में, जो कैलकुलेशन हो रही है वो किस तरह से हो रही है, ठीक है, वो थोड़ी समझनी पड़ेगी यहां पे। बात समझ रहे हो, वो समझनी पड़ेगी आपको यहां पे। अब जैसे ये एक डिस्टेंस है, एक पॉइंट हमने इस पे लिया लाइन पे, एक पॉइंट इस पे लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, ठीक है। अब ये डिस्टेंस दिस इज नॉट शॉर्टेस्ट, लेकिन ये जो है इसका प्रोजेक्शन है। अब तुम प्रोजेक्शन कैसे है इसका कोई बता सकता है मुझे? पहले दिमाग में ये रखो, दे आर स्क्यू लाइंस। कैसी लाइंस हैं? स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब होता है दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, दे आर स्क्यू लाइंस, ठीक है। अब जैसे हम प्रोजेक्शन निकालते थे, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? परछाई होती है, ठीक है। सपोज ये लाइन है, ठीक है,
और ये मैंने इस पे बनाया प्लेन पे, ठीक, और ये जो पॉइंट है इसका यहां पर गिरेगा आके, ठीक है। तो दिस मस्ट बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, सपोज मैंने एक लाइन बनाई इस तरह से और ये इसका प्रोजेक्शन है, ये लाइन का प्रोजेक्शन यहां पे गिरा, तो ये हुआ ना पूरा डिस्टेंस। सपोज ये लाइन जो है थीटा एंगल बना रही है और ये एंगल ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इस लाइन का प्रोजेक्शन ये है, इस लाइन का प्रोजेक्शन ये है, और ये लाइन पैरेलल है इसके L1 L2 के, तो किसके भी पैरेलल होगी, B1 और B2 के भी पैरेलल होगी, क्योंकि यहां पर आप देखो जब भी हम लाइन का इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, तो वो B1 के पैरेलल थी ये वाली लाइन। यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दे रहा था B2 कि B2 इज पैरेलल टू L2, यही तो थी, और यहां पर B1 इज पैरेलल टू L1। अगर हमने एक लाइन PQ जो है इन दोनों के पैरेलल परपेंडिकुलर बनाई है, तो ये भी तो इसके पैरेलल है L1 के, और ऐसे ही L2 के पैरेलल क्या होगी, B2 होगी। तो यानी कि अगर मैं कोई लाइन बना दूंगा इस तरह से जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो इसके भी परपेंडिकुलर होगी, होगी कि नहीं होगी। सपोज इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, D। अब एक लाइन या एक वेक्टर जो दो लाइंस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो एक वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा कैसे निकालते हैं भाई, ए क्रॉस बी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। अब ये जो PQ वेक्टर है ये B2 के भी परपेंडिकुलर है और B1 के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो PQ वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा B1 क्रॉस B2। अब हमें PQ वेक्टर निकालना है, ठीक है, PQ वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, D है, ठीक है। यानी कि इसके मैग्नीट्यूड को इसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना है, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसका, ये हो जाएगा ना, इसको हम n कैप कह सकते हैं। अगर मैं इसमें d की मल्टीप्लाई कर दूंगा, d की मल्टीप्लाई कर दूं, स्केलर की मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वेक्टर विल बी PQ वेक्टर, ठीक है, दिस वेक्टर विल बी। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, जरा नोट करो इसे। देखिए जो यहां पर PQ था, PQ इसका प्रोजेक्शन था ना, PQ के प्रोजेक्शन होने का मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में कोई एंगल होगा। अब तुम्हें वो एंगल दिख नहीं रहा, लेकिन है एंगल, क्योंकि ये है स्क्यू लाइंस, समझ रहे हो, ये स्क्यू लाइंस है। अगर मैं तुम्हें इसको ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, तो कहीं ऐसे आ रहा होगा ST और ऐसे आ रहा होगा PQ, जो कि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी समझने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। तो PQ जो हो जाएगा वो हो जाएगा ST cos थीटा, ठीक है, PQ जो हो जाएगा हमारे पास ST cos थीटा हो जाएगा। लेकिन इनके बीच में एंगल थीटा है, तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट से क्या निकालोगे, PQ इंटू ST ओवर PQ मोड इंटू ST मोड, ठीक है। तो ये PQ जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, cos थीटा इज द स्केलर क्वांटिटी, cos थीटा इज द स्केलर क्वांटिटी। अब PQ और ST के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है, ऐसा समझो दिस इज PQ एंड दिस इज ST, ठीक है, PQ एंड ST के बीच में जो है थीटा एंगल है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई, PQ डॉट ST अपॉन PQ मॉड ST मॉड, ठीक है। PQ की वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो यहां पर आप वैल्यू को पुट कर दीजिए इधर, ठीक है। ST की वैल्यू कितनी गिवन है, मॉड ST। देखो इसका पोजीशन वेक्टर A1 था, इसका पोजीशन वेक्टर A2 है,
तो एस टी निकालना है तो क्या हो जाएगी ये A2 माइनस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 का मॉड, और यहां पे आ जाएगा A2 माइनस A1, और यहां पे आ जाएगा PQ। ठीक है, PQ जो है ये जरा रखो और कैलकुलेट करो फटाफट। देखिए PQ की वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको यहां से रफ कर देता हूं। कॉस थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास ये हो जाएगी DN कैप, ठीक है, इनटू ST। ठीक है, ST कितना है A2 माइनस A1, ठीक है, डिवाइड बाय PQ मॉड। PQ मॉड कितना होगा, अगर मैं इसमें मॉड लगा दूंगा तो n कैप का मॉड तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1, और यहां पे क्या बचेगा खाली D बचेगा। ठीक है, और ST क्या है भाई, ST को ऐसे लिख दो थोड़ी देर के लिए, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका मॉड लगाऊंगा यहां भी तो ये 1। ठीक है, और जो ST जो है हमारा कहां गया ST, हाँ देखो ये जो है PQ बराबर जो है ST cos थीटा, ये वेक्टर है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ रही है वैल्यू, बताओ फटाफट। देखिए यहां पर ST मॉड की मल्टीप्लाई हो जाएगी cos थीटा इंटू ST मॉड। ठीक है, और ये हो जाएगा n कैप मॉड A2 माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं PQ मॉड, और PQ मॉड क्या होता है D के बराबर होता है, और n कैप यहां पर पुट कर दीजिए, तो n कैप कितना है मॉड B1 इंटू B2 और B1 क्रॉस B2। ठीक है, और इंटू A2 माइनस A1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये आपका दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नोट कर लीजिए इसको।